हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 का थ्योरी पार्ट को देखेंगे जो संबंधित है कृषि से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम देखेंगे फिलहाल वर्तमान समय में भारत में कई प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। ठीक है, कृषि के कई प्रकार को अपनाए गए हैं। उसी में हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ जो कृषि के प्रकार हैं, जैसे यहाँ देखेंगे हम जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, क्या है जीविका निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि। फिर देखेंगे गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि। इसी में फिर और देखेंगे आगे रोपण कृषि, कुछ कुछ और आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे झूम खेती या स्थानांतरित या फिर कर्तन धान प्रणाली। तो ये सब खेती के प्रकार हैं। तो इन सब के बारे में लोग देखेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग कि जीविका निर्वाह कृषि क्या होता है। इसमें कहता है कि जब खेती से केवल इतना ही उपज होती है कि उस परिवार का पेट किसी तरह से भर पाए, तो ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं, जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस तरह की खेती ज़मीन की छोटे टुकड़े पर की जाती है और साथ में ध्यान में रखना है कि आदिम औजार यानी कि जो पहले जो टूल्स होते थे उसका प्रयोग करते थे और परिवार और समुदाय के श्रम इसमें लगते थे या इस्तेमाल होते थे या होते हैं अभी भी। ठीक है, तो ये खास करके गरीब जो राज्य होते हैं, जो गरीब क्षेत्र होता है, वहाँ पे ये जीविका निर्वाह कृषि का किया जाता है। जिससे बात मान लेते हैं कि खेत का हिस्सा ही बहुत कम है, छोटे छोटे भागों में सबके पास ज़मीन का हिस्सा, तो क्या करेंगे, वो तो सिर्फ अपना गुजर बसर करने के लिए उसमें खेती कर रहा होगा, है ना। तो जीविका निर्वाह कृषि मतलब ही यही होता है कि सिर्फ अपना जीवन भरण पोषण करने के लिए जो कृषि की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा गहन जीविका कृषि क्या है। कहता है इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि गहन जीविका कृषि उसे कहते हैं कि जहाँ पर क्या होता है, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, इसका मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लेते हैं अभी कोई 4 भाई है। ठीक है, तो ये ज़मीन का कोई टुकड़ा होगा, तो इससे मान लेते पहले कोई पिता है, तो ये पिता के अधिकार में, एक ही पिता के अधिकार में पूरे ज़मीन होगा। ठीक है, अब 4 भाई हो गए, तो जब 4 भाई बंटवारा करेंगे तो क्या होगा, ये 4 भागों में बांटना पड़ेगा। फिर मान लेते हैं कि इसका कोई 2 बच्चे हो गए, इससे कोई 4 हो गए, तो कहने का मतलब है कि ये अगर मान लेते हैं इसका 2 बच्चे हो गए तो ये 2 भागों में ज़मीन बट जाएगा। इसका मान लेते 3 हो गया तो इसको 3 भागों में बट जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आगे इस तरफ से भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ज़मीन का जोत क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन आवश्यकता तो कम नहीं होगी, आवश्यकता तो बढ़ेगा। ज़मीन तो तुलना में घट रहा है, हिस्सेदारी घट रहा है, जोतों की संख्या घट रही है, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम फिर प्रयास करेंगे कि हम क्या करेंगे, प्रयास ये करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उपज हो, उत्पादन हम ज़्यादा करना चाहेंगे। इस एरिया से उत्पादन ज़्यादा करना चाहेंगे, तो ज़्यादा करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे देखिए लिखा है कि अधिक मात्रा में हम जैव रासायनिक का प्रयोग करेंगे, निवेश का प्रयोग करेंगे और अधिक सिंचाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब छोटे से एरिया में जब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, जनसंख्या जब बढ़ जाएंगी, तो छोटे से क्षेत्र में हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे उत्पादन करने की कोशिश करेंगे। और जब ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे तो हमें रासायनिक जो उर्वरक होता है, निवेश जो होता है उसमें करना, वो और सिंचाई करने का प्रयोग करेंगे। हम सिंचाई ज़्यादा ज़्यादा करेंगे ताकि उत्पादन ज़्यादा हो सके। तो ऐसे ही खेती को हम लोग क्या कहते हैं, गहन जीविका कृषि, है ना। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा होता है, लाभ कम हो जाता है, तो किसान क्या करते हैं, एक तो रोज़गार उनके पास होता नहीं है, तो वैकल्पिक जब रोज़गार नहीं होता है तो सीमित भूमि में अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कृषि भूमि का बहुत अधिक इसी से दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं गहन जीविका कृषि। आई बात समझ में। तो आपको बस इतनी याद रखना है कि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है ना। भूमि पर क्या होता है, जनसंख्या का देखेंगे कि दबाव क्या होता है, अधिक होता है। देखें यहाँ पर ना कि इतना ही छोटा सा भूमि था पहले, इसमें 1 थे, फिर 2 हो गए, फिर 4 हो गए। तो इस भूमि पर क्या हो रहा है, जनसंख्या का भार बढ़ रहा है। और भार बढ़ रहा है तो कहने मतलब क्या, उतना ही सबको उत्पादन ज़्यादा चाहिए। जहाँ पर यहाँ पर इतने लोग से 2 लोग खा रहे थे, अब 4 लोग खा रहे हैं, फिर बाद में 8 लोग खाएंगे, तो उतने ही से प्रोडक्शन क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। और जब उत्पादन उसमें बढ़ाएंगे तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हमको प्रयास करना पड़ेगा। उर्वरक उसमें ज़्यादा डालेंगे, सिंचाई ज़्यादा करेंगे हम, ताकि वो पैदावार बढ़ा सकें।
तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, गहन जीविका कृषि। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि वाणिज्यिक कृषि क्या है। कहता है कि वाणिज्यिक कृषि से तात्पर्य ऐसी फसलों की कृषि करने से है जिनका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि से तात्पर्य है ऐसी फसलों की कृषि करने से जिनका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है, बिजनेस के पर्पज से किया जाता है। ठीक है, इन फसलों पर तरह तरह के उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन फसलों पर तरह तरह के उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह की फसलों को व्यापारिक फसलें कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण क्या हैं, तो आधुनिक निवेश से अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना और उच्च पैदावार प्राप्त करना, ये सब किसका है, वाणिज्यिक कृषि का गुण है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वाणिज्यिक कृषि क्या है। तो वाणिज्यिक कृषि व्यापार के लिए कह सकते हैं कि किया जाता है, व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है, तो कह सकते हैं ये बड़े पैमाने पर किया जाता होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग, रोपण कृषि क्या है। कहता है कि रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती ही है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। ये ध्यान रखना है कि एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, यानी बड़े पैमाने पर की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती हैं। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। ध्यान रखना है, रोपण कृषि से प्राप्त जितना भी उद्योग होगा, उत्पादन होगा, सब कहाँ ले जाएंगे हम लोग, उत्पादन कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। ये ध्यान में रखना है, रोपण कृषि का ये गुण है। ठीक है, पूछा जाता है कि कौन कौन से इसमें रोपण कृषि के कौन कौन उदाहरण हैं या नहीं है, इस तरह से ऑप्शन में दे दी जाते हैं। तो याद रखना है, कुछ हमने यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं। जैसे भारत में बात करें तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सभी भारत में रोपण कृषि के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये सभी जो रोपण कृषि में जो खेती की जाती है, तो वो बिक्री के उद्देश्य से ही किया जाता है। ठीक है, बिक्री के उद्देश्य से ही रोपण कृषि किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो बेचने के उद्देश्य से, पर्पज से किया जाता है, उसे हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, झूम खेती या स्थानांतरित या फिर कर्तन दहन प्रणाली किसे कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली मतलब कर्तन होता है काटना, अदम होता है जलाना, यानी काटो, जलाओ और फिर खेती करो। ठीक है, इसी को कहते हैं झूम खेती या फिर स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब डिफिनेशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि झूम खेती क्या है, स्थानांतरित कृषि क्या है या कर्तन दहन प्रणाली क्या है। देखिए, कहता है कि झूम कृषि क्या है, थोड़ा सा, हाँ, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें पहले क्या करते हैं, वृक्षों और वनस्पतियों को काटते हैं और फिर जला देते हैं। फिर साफ की गई भूमि को हम लोग क्या करते हैं, जोत करके उसमें बीज बो देते हैं। इस प्रकार की भूमि तब तक की जाती है जब तक कि मिट्टी में उर्वरता रहती है। जब तक उर्वरता उसमें रहेगी तब तक उसमें कृषि करेंगे, और जब उर्वरता खत्म हो जाएगी तो उस जगह को छोड़ करके फिर कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि, यानी कि जब ये काम किए, उर्वरता जब तक था तब तक खेती की, उस पर उर्वरता उसमें खत्म हो गई, पोषक तत्व खत्म हो गए, वहाँ से कहीं और चले गए, तो इसी को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, और जब हम काट रहे थे, काट करके जला रहे थे, तो वही तो है कर्तन दहन प्रणाली। और इसी को कई जगह पर झूम खेती भी कहते हैं, यानी कि झूम खेती का ही दूसरा नाम स्थानांतरित कृषि है या फिर कर्तन दहन प्रणाली है। अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बस आपको याद क्या रखना है कि एक खास जगह, एक जंगल का या वनस्पति का एक खास जगह, जहाँ पर क्या करते हैं, वृक्षों का, वनस्पतियों को हम काट देते हैं और काट के जला देते हैं, और उसके बाद उस पर हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। जब तक उसमें उर्वरता रहती है तब तक खेती करते हैं। उसके बाद फिर 1 साल 2 साल के बाद जब उर्वरता खत्म हो जाती है तो उसको छोड़ करके हम कहीं और चले जाते हैं, किसी और स्थान पर फिर हम लोग यही काम दोबारा करते हैं। इसी को कहा जाता है झूम खेती या स्थानांतरित कृषि। याद रखिएगा, भारत में इस तरह की खेती पर बैन लगाया गया है। ठीक है, इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो ज़्यादा नुकसान ही है, फ़ायदे कम हैं, इसीलिए भारत सरकार ने इस पर क्या किया हुआ है, बैन लगा दिया है। ठीक है, ज़्यादातर ये देखेंगे भारत में तो हमारा जो 7 सिस्टर है ना, यानी कि उत्तर पूर्वोत्तर जो क्षेत्र वाला एरिया है, उधर ये खेती ज़्यादा की जाती है। ठीक है, और ये जो खेती है, झूम खेती है या कर्तन दहन प्रणाली है, अलग अलग देशों में और अलग अलग राज्यों में इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा राज्य में इसे किस नाम से बोलते हैं या किस देश में इसका क्या नाम है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है, मैं देख लीजिए इसको।
यहाँ पर मैंने बनाए हैं पॉइंट कि अलग अलग देशों में झूम खेती को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, मिल्पा के नाम से। ध्यान रखिएगा, किस नाम से जानते हैं, मिल्पा के नाम से जानते हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, देखिए म से मैक्सिको, म से मध्य अमेरिका, म से मिल्पा, याद हो सकता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में से मिल्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, झूम खेती को मैक्सिको और अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। देन है वेंजुला, क्या है, वेंजुला है। ठीक है, तो वेंजुला में हम लोग इसे जानते हैं किस नाम से, कोनुको के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोनुको के नाम से जानते हैं। वेनेजुला में इसे हम लोग कोनुको के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील को किसने रोका है, ब्राज़ील को किसने रोका, मतलब ब्राज़ील में कौन सी खेती की जाती है, वहाँ पर जो झूम खेती उसका क्या नाम है, रोका। ब्राज़ील को किसने रोका, बस एक लाइन याद रखें, ब्राज़ील को किसने रोका यार, तो ब्राज़ील रोका। ठीक है, यहाँ देखें मध्य अफ्रीका है। ठीक है, मसोले, मध्य अफ्रीका क्या है, मसोले हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले हैं। ठीक है, हालांकि मध्य अफ्रीका में झूम खेती को हम लोग मसोले के नाम से जानते हैं। बात रखें हम इंडोनेशिया का और मलेशिया का, तो यहाँ पर दो जगह पर, यहाँ लद्दाख गलती से टाइपिंग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम, यहाँ पे इसको हटाइए और यहाँ पर फिर से हम इसको ले देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लदांग, क्या हो जाएगा, लदांग। ठीक है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे हम लोग लदाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, लदांग। ठीक है ना, और बात करें हम वियतनाम का, तो यहाँ पे इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रे के नाम से जानते हैं। तो कुछ कुछ देश हैं जहाँ पे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं, जबकि वेनेजुला में कोनुको के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में हो गया जाएगा आपका रोका, मध्य अफ्रीका में मोसोले, और इंडोनेशिया मलेशिया में हो जाएगा आपका लदांग, और वियतनाम में हो जाएगा रे। ठीक है, भारत में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसे हम लोग नाम से जानते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में से हम लोग जानते हैं बेवर और दहिया के नाम से, बेवर और दहिया के नाम से। ठीक है, मध्य प्रदेश में जानते हैं इसको हम लोग बेवर और दहिया के नाम से। आंध्रा में हम लोग जानते हैं आंध्रा पोड़ू या फिर पेंडा। ठीक है, आंध्रा पोड़ू, ऐसे याद रख लीजिए एक लाइन में, आंध्रा पोड़ू, आंध्रा पोड़ू। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ीसा में, इसमें लोग जानते हैं पामाडामी के नाम से, या बरिंगा के नाम से, या फिर कमान के नाम से। तो उड़ीसा उड़ी डाबी, उड़ी डाबी, ऐसे याद रख सकते हैं अपनी भाषा में, एक राइमिंग बना करके, उड़ी डाबी, उड़ी डाबी, उड़ी डाबी। तो उड़ीसा में पामाडाबी या फिर बोरिंग या कमान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आंध्रा पोड़ू हो जाएगा, उड़ी उड़ी डाबी हो जाएगा, मध्य बेवर हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिम घाट में इसे हम लोग कुमारी के नाम से जानते हैं, जिसे खास करके केरला में इसे हम लोग कुमारी के नाम से जानते हैं। बात करें हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जिसे हम लोग जानते हैं वालरे या फिर वोल्ट्रे के नाम से, वालरे या वोल्ट्रे के नाम से। कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट है हिमालय क्षेत्र में से हम लोग जानते हैं खिल के नाम से, जबकि झारखंड में जानते हैं हम लोग कुरवा के नाम से। झारखंड में हम लोग जानते हैं इसे कुरवा के नाम से। बाकी तो मैंने तो बता ही दिया था कि उत्तर पूर्वी प्रदेश जो हमारा 7 सिस्टर है, उधर हम लोग इसको झूम खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है आपका कि कौन झूम खेती को कहाँ, किस देश में या किस राज्य में किस नाम से जानते हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट इतने पॉइंट्स जो आपको अध्याय 4 में पढ़ने थे। ठीक है, बाकी हम लोग फिर जब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहाँ बाकी और डिटेल से जो बचा होगा उसको देख लेंगे। ठीक है, और बाकी थर्ड पार्ट में जब हम लाएंगे थर्ड वीडियो, तो उसमें हम लोग इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बनेंगे वो आप लोग को मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।